पूरी दुनिया जनजेट से पूछ रही थी कि क्या है तू, अब वही जनजेट पूरी दुनिया से पूछ रही है तू क्या है बे? Let's take you to Kathmandu now. At least 13 people have been killed. मतलब जिस जनरेशन को नालायक, आलसी और निकम्मा कहा जाता था, उसी जनरेशन ने पड़ोसी देश नेपाल में तख्ता पलट कर दिया है। Nepal as protests have escalated into widespread chaos. नेपाल के सड़कों पर दंगे, सांसद हाउस तक में आग लगा दी गई है। Protests are underway against KP Oli government in Nepal. और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। Situation extremely tense, rather critical. अब सवाल उठता है, नेपाल में अचानक ऐसा क्यों हुआ? The Prime Minister of Nepal has resigned. क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह थी या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा खेल छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? वीडियो को अंत तक देखो, सब क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी भी दबा देना। नेपाल में बवाल की असली वजह दोस्तों सोशल मीडिया बैन सिर्फ माचिस की तीली था। असल आग लगी थी करप्शन और बेरोजगारी से। नेपाल का 20% युवा बेरोजगार, महंगाई आसमान पर, नेताओं के बच्चे विदेशों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते और आम जनता के बच्चे नौकरी और खाने के लिए परेशान हैं। सोशल मीडिया पर यही वायरल हो रहे थे। नेताओं की आलीशान लाइफ स्टाइल और जनता की बदहाली का कॉन्ट्रैक्टर सबको चुभ रहा था। सरकार ने गुस्से को दबाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एक्स जो पहले ट्विटर था, सबको बैन कर दिया। सिर्फ टिकटॉक को छोड़ा क्योंकि उसका नेपाल में ऑफिस था। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। जनता बोली ये हमारे आवाज दबाने की कोशिश है और फिर हजारों युवा सड़क पर उतर जाते हैं। कैसे शांति से हिंसा बनी, इसको थोड़ा समझते हैं। शुरुआत हुई पीसफुल प्रोटेस्ट से, फिर पुलिस ने लाठी, आंसू गैस, वाटर कैनन चलाए और आखिर में गोलियां चली। रिजल्ट 19 मौतें, 100 से ज्यादा लोग घायल। युवाओं ने भी जवाब दिया, गाड़ी में आग लगाए, सांसद पर धावा बोला। पूरे नेपाल का लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस में बदल गया। पहले सरकार जिद पर आ रही थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और बढ़ती हिंसा के बाद घुटने टेकने पड़े। सोशल मीडिया बैन हटा, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और आखिरकार प्रधानमंत्री ओली को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। सरकार सोच रही थी बैन लगाकर कंट्रोल करेंगे, लेकिन उल्टा पॉलिटिकल क्राइसिस में फंस गए। अब सवाल, भारत पर असर क्या होगा? क्या भारत पर पाकिस्तान का ये जो प्रोटेस्ट था, इसका असर आएगा? दोस्तों, नेपाल का संकट सिर्फ से नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, भारत पर भी सीधा असर होगा। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा है। अगर नेपाल अस्थिर हुआ तो स्मगलिंग, अवैध गतिविधियां और शरणार्थी भारत में घुस सकते हैं। नेपाल में जितनी स्थिरता बढ़ेगी, चीन उतना हाथ फैलाएगा। वीआरआई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ नेपाल को अपनी तरफ खींचेगा। भारत के लिए खतरे की घंटी। नेपाल का जनजेट करप्शन के साथ साथ रोजगार और एजुकेशन की भी मांग कर रहा है। भारत चाहे तो स्कॉलरशिप, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से नेपाल के इन्वेस्टर को सपोर्ट कर सकता है। इससे भारत में नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे और चीन का प्रभाव बैलेंस होगा। भारत को किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर नेपाल फिर से मोनार्की की तरफ जाता है तो न भारत के लिए अच्छा होगा, न दुनिया के लिए। दोस्तों, नेपाल का युवा अब चुप नहीं रहने वाला। अगर करप्शन और गवर्नेंस पर सुधार नहीं हुआ तो आग फिर से भड़केगी। भारत के लिए वक्त है अवेयर रहने का और एक्टिव रहने का। अब आप बताइए, नेपाल के इस पूरे बवाल पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को दखल देना चाहिए या दूर रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल या राजपूत नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।